बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना चाहेंगे कि बेटी बची भी है, बेटी पढ़ी भी है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को न्याय भी दो, ये भी होना चाहिए। बेटी यहाँ पढ़ भी ली, बेटी बच भी गई, सब कुछ किया, बढ़िया पद पर भी चली गई, सम्मान भी दिया देश को, मान बढ़ाया। न्याय कब? न्याय कैसे मिलेगा? 33% आरक्षण के बारे में सुना है? 33% आरक्षण में जब आप एक वर्ग के लिए लेकर आते हो, वो 33% आरक्षण के लिए आपने बेटी बचा ली, बेटी पढ़ गई, बेटी अच्छे पद पे चली गई, जैसे आपने कहा, लेकिन कैसे खा रही है? जब ऐसे क्रिमिनल्स को वो आरक्षण मिलेगा जिनको पुरस्कारित किया जाए। क्या लग रहा है डॉक्टर रितु की जिस तरीके से लड़ाई को लेकर के अभी तक विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, सब जिस तरीके से खामोश बैठे हैं, आखिर कब तक? क्या यही देश की परंपरा रहेगी क्या कि अपने न्याय की लड़ाई को लेकर सड़कों पर बैठना पड़ेगा? तो फिर कानून किस लिए? देखिए, जो अभी रितु जी ने बात कही है, मैं उनकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। और मुझे ये लगता है कि इस बात का जो इनको आज शोषण झेलना पड़ रहा है, उस शोषण के पीछे के मूलभूत कारण की ओर भी जाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से देश में एक तरह से मनुवाद हावी किया जा रहा है, और उसको हावी करने के बाद केवल जो सरकारी नौकरियां हैं या जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें एक कुछ विशेष लोगों को ही आगे तरजीह दी जाती है। उसमें ना तो आपको एससी, एसटी, ओबीसी और ना ही आपको माइनॉरिटी के लोग नज़र आएंगे। अभी पीछे राहुल गांधी का बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कितने मुख्य सचिव हैं केंद्र सरकार में और उसमें सिर्फ 2 दलित या ओबीसी हैं, तो बाकी लोगों का सत्ता पर क्या अधिकार है? 5% बजट इनके पास है, 95% किसके पास है? इतनी बड़ी बात राहुल गांधी ने कही थी और बहुत अच्छी बात कही थी राहुल गांधी ने। पर सवाल ये है कि वो जिस समय की वो बात कर रहे थे ना, उस समय सरकार कांग्रेस की थी, जब वो सब जो वो लगे थे, आईपीएस आईएएस जो भी अफसर उस समय लगे थे, तो कहीं ना कहीं इसमें सारे एक सिस्टम का हमारा फेलियर है। और थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगी, इसीलिए मेरा एक सवाल ये था कि उस दिन पीसी के उन्होंने कार्यालय पर, हम लोग भी उस पीसी मौजूद थे, आपने बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने उठाया कि कितने ओबीसी दलित समाज के 3% बस हैं और बाकी 97% ब्राह्मण और अन्य समाज के लोग हैं। तो आपको वो चीज़ें तो दिखाई देती हैं, लेकिन उसी समाज की अगर बेटी बैठती है 58 दिन तक, तो आपकी एलआईयू, आपका पर्सनल जो डेलीगेट्स है, जो भी आपके लिए काम करते हैं, क्या उनके पास खबर नहीं पहुंची कि एक दलित समाज की बेटी बैठी है सड़कों पर, उससे मिल ले? क्या चंद कदमों की दूरी पर आपको आना पसंद नहीं था? तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा सब खेलते हैं, लेकिन धरातल पर जब मदद करने की बात आती है तो डॉक्टर रितु खुले आसमान के नीचे 58 दिन से चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई नहीं सुनने वाला। देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हमें पहले सबसे पहले समस्या की ओर जाना पड़ेगा। समस्या का मूलभूत कारण ये है कि जैसे अभी रितु जी ने ये कहा कि कहीं किसी दफ्तर से साइन होकर आते हैं कि इन लोगों को आप नौकरी पे रख लीजिए। अब ये पीछे बगल में हमारा खालसा कॉलेज है, गुरु तेग बहादुर, यहाँ पे बहुत भर्तियाँ हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भी सिखों को नज़रअंदाज करके दूसरे लोगों को ला करके भर्ती किया गया, और हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया और ये बोलते हैं जी ऐसा कैसे होता है, वैसे कैसे होता है, जो प्रबंधक लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि संविधान ने वहाँ आरक्षण दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था, उसमें ही अगर सिख अगर नहीं जा सकते, अब जामिया में आप गैर मुस्लिम को बिठाते हैं नौकरी पे, तो आप अगर माइनॉरिटी के जो कॉलेज है, खालसा कॉलेज है, उनमें अगर सिखों को कोई नौकरी नहीं मिल रही, अब ये सिख बेटी है, ये न्याय की लड़ाई लड़ रही है दौलत राम कॉलेज से, यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर, और हमारे खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर वो सिखों को एक नौकरी नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे जो एक धरातल के ऊपर जो है ना, वो कहीं ना कहीं हम सिस्टम में एक बड़ी इतनी खराबी आ चुकी है कि उस सिस्टम के अंदर हमारे को, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, उसको नज़रअंदाज किया जाता है और उच्च पदों पर उन लोगों को बिठाया जाता है जो लोग शोषण करने के लिए जाने जाते हैं। करना चाहिए। 58 दिन से एक बेटी खुले आसमान के नीचे बैठी है, इनकी आंखें नहीं खुल रही। कल अगर हम वोटें मांगने जाते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज लोग कहते हैं बेटी बचाओ किससे? सरकारों से ही बेटी बचानी पड़ रही है। तो इनके साथ सबको मिलकर चलना चाहिए, जो इनके इरादे हैं वो तगड़े होकर इनके साथ पूरा साथ देना चाहिए। तो ये वंचित और शोषण की लड़ाई है, और ये लड़ाई शुरू से चल रही है, और समझ में अब नौजवानों को आनी शुरू हो गई है कि फांसीवाद लोग कौन है, न्याय पसंद लोग कौन है, इंसाफ के लिए कौन लड़ रहे हैं, बैठना किसे पड़ रहा है। ये अब आज के युवा को समझ आ रही है। आज के युवा को समझाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस बात को उठाने के लिए रोज़ आते हैं या अपनी बात करते हैं। मैं भी आज पहली बार आया हूँ, हालांकि मेरी रितु जी से 2 बारी पीछे फ़ोन पे बात हुई थी, और मैं इनको इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे इनकी जो गतिविधियाँ थी देख रहा था। पर मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़े संघर्ष की ज़रूरत है, और हमारे बच्चे भी उसका शिकार है, चाहे वो सिखों के बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं या किसी के भी बच्चे हैं, वो भी शिकार है। हमें भी सरकारी नौकरियों पर नहीं रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है
कि ये इस समय जो हालात बन रहे हैं वहाँ सिर्फ एक ही लोगों को भर्ती किया जा होने की ज़रूरत है। देखिए चुनाव भी आने वाला है, 24 का चुनाव है और हर दरवाजे पर तमाम लोग पहुंचेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां पहुंचेंगी और सब फिर वही पुराना स्क्रिप्ट, वही पुराना खेल होगा कि मैं मसीहा दलितों का, मैं मसीहा पिछड़ों का, मैं मसीहा अल्पसंख्यकों का। तो आइए जानते हैं कि अल्पसंख्यकों का मसीहा और दलितों का मसीहा बनने की जो जंग छिड़ने वाली है कुछ एक महीनों में, हर घर पर जाएंगे, फिर से वही नकली आंसू बहाएंगे। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर इतने लंबा पीरियड, और महिला कहते हैं कि महिला प्रधान देश है देश हमारा भारत, फिर भी एक महिला खुले आसमान के नीचे बिना किसी सुरक्षा के 58 दिनों से चीख रही, चिल्ला रही है, कह रही है कि मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में डालो और सामने वाला गलत है तो सामने वाले को डालो। तो आखिर कब तक लड़ाई चलेगी? सर, जहाँ तक लड़ाई की बात है, आपको पता है कि मणिपुर में जो अभी जो मामले हुए हैं, यहाँ तक कि नग्न तक घुमाया गया है महिलाओं को, तो ये कितने असंवेदनशील लोग हैं और ये हमेशा परिवारवाद की बात करते हैं। तो हमें लगता है जैसे जो भी लोग बिना परिवार वाले हैं, इन्हें परिवार की महत्व तो नहीं पता है, इन्हें चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, उनकी समस्याओं के बारे में अवगत नहीं है और ये निहायत असंवेदनशील लोग, इनसे किसी संवेदनशीलता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। देश में परिवारवाद पर चर्चा जरूरी है कि न्यायवाद पर चर्चा जरूरी है? परिवारवाद पर चर्चा कर रहे हैं, हम तो समझते हैं परिवारवाद की न्याय की बात होनी चाहिए। पहले न्याय की बात होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। परिवार की बात भी कर रहे हैं जो लोग परिवार वाले हैं, उनको भी न्याय की जरूरत नहीं होती है क्या भाई? परिवार तो एक यूनिट है ना देश की भाई। परिवार के बाद समाज बनता है, व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से समाज बना, समाज से देश बना। तो ये इस तरह से ये हम समझते हैं सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो भी व्यक्ति से हर चीज़ की शुरुआत होती है, व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति आप कितने संवेदनशील हैं, क्योंकि व्यक्ति से ही एक चैन बनती है ना पूरा। संवेदनशीलता तो दिख रही है सरकारों की, संवेदनशीलता की इन्होंने बात की। वाकई में अगर मैं सिस्टम की पूरी बात करूं, सिस्टम संवेदनशील होता तो एक बार जरूर इंट्रोगेशन होता, डॉक्टर रितु को भी बैठाते, डॉक्टर सविता राय को भी बैठाते, गलतियां होती, एजेंसियां हैं हमारे पास, जांच होती, डॉक्टर रितु गलत है तो बिहाइंड द बार होती, डॉक्टर सविता राय गलत है तो बिहाइंड द बार होती। लेकिन सिस्टम क्या है कि अभी तक पूछने नहीं आया। गुरु नानक साहब जी ने कहा है, मानस की जात सबे एक के पहचान वो, और महिला को सबसे ज़्यादा आगे रखा है। इनको चाहिए भी सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन ना दिए जाएं, उनके साथ खड़े होके उनकी हर बात सुनी जाए और सबसे आगे इनको देना चाहिए। देखो इन्होंने कहा कि सरकारें बड़ा बढ़िया स्लोगन दी थी, जिनको सम्मान मान से ऊपर बिठाया जाएगा, जान जान के चुन के लाते हैं ऐसे लोग, ताकि हम जैसे लोग जो पढ़ के उधर पहुंचते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिबेट के लायक हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है ना, जब आप यहाँ पे आते हो तो अपने आप आपके मुंह में जुबान आती है, आप सवाल करते हो, आप अपने हिस्टोरिकल फैक्ट पूछते हो, अभी तक हमारे साथ इतना सब हुआ, अभी तक सताएंगे। तो जब आप सवाल करते हो तो उस सवाल को काटने के लिए, आपका मुंह बंद करने के लिए भी तो कोई ऊपर चाहिए ना। वहां तक तो आ गए हम अपनी मेहनत से, लेकिन जब इनको हमसे थ्रेट होती है तो हमारा ये हाल होता है। बेटी बचेगी, पढ़ेगी, मान सम्मान सब बढ़ाएगी, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। बहुत अदर इम्पॉसिबल। मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिला? दिल्ली कैंट की बच्ची जिसका शमशान घाट के पुजारी ने रेप कर दिया, जिंदा जला दिया, उसको न्याय मिला? डॉक्टर रितु को न्याय, पायल तड़वी को न्याय मिला? कैसे मिलेगा? इंटरनेशनल को प्लेयर्स जो थे हमारे ये पहलवान, उनको न्याय मिला? आखिरी सवाल, सरकार के लिए एक मैसेज क्या होगा आपका? सरकार के लिए भाई, लोग तो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे लोग आके कहते हैं गूंगे बहरे, भैया गूंगे बहरे नहीं, सब देख रहे हैं लेकिन ढीठ हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमसे। सरकार के लिए मैसेज क्या, जनता के लिए मैसेज होना चाहिए, वो तो ढीठ है। ऐसे मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को पहचानो, और जब तुम्हारे पास आए ना वोट मांगने के लिए, तो कॉलर पकड़ के, जो खासकर गांव की अम्मा हैं, छड़ी लेके खड़ी हों जिससे सहारे वो चलती हैं, एक एक लगाओ इनको और भगाओ अपने उससे। और लोगों को ये कहना चाहूँगी कि ऐसे दरिंदों को दोबारा मत लेके आओ। जो मूलभूत चीज़ें कुछ % आपके पास बची हैं वो भी चली जाएंगी अगर दोबारा लेकर आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय देखिए डॉक्टर रितु हमारे साथ ही। इन तस्वीरों के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अम्बेडकर की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं, नीचे लिखा हुआ है जस्टिस फॉर डॉक्टर रितु। ये लड़ाई लंबी है, नीले झंडे की लड़ाई है, नीली क्रांति। इन्होंने कहा कि संविधान की लड़ाई है। क्या वाकई में अगर संविधान को लेकर के जिस तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ा है तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। कहते हैं देश है, राजधानी है दिल्ली, सब बड़े चेहरे यहाँ रहते हैं, पूरे डेलीगेट्स रहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर रहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टियों के। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा, 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक बैठी
खुले आसमान के नीचे बैठती है, लेकिन किसी भी पक्ष विपक्ष पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े वादे करते हैं महिला उत्थान को लेकर के, 10 मिनट का समय नहीं है कि दलित बेटी के साथ खड़े हों, न्याय की बात करें। आखिर न्याय कब तक मिलेगा डॉक्टर रितु को? आप भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।